दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका की जमीन क्यों टूट रही है? अंटार्कटिका में आए इस 2 किलोमीटर बड़े क्रैक को देखें। ये क्रैक इतनी चौड़ी हो गई थी कि इसने कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को बाकी जमीन से अलग कर दिया। इस क्रैक का नाम है कैज़म 1। कैज़म का मतलब डीप क्रैक और 1 इसलिए क्योंकि ये इस इलाके में पहला क्रैक था। ये बर्न्ड आइस शेल्फ पर बना। इब्तिदा में ये सिर्फ एक छोटी सी लकीर थी, मगर वक्त गुजरने के साथ ये बढ़ती गई और फिर एक दिन इतनी बड़ी हो गई कि एक जायंट आइसबर्ग समंदर में जा गिरा। ये क्रैक कहाँ से आई, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये क्रैक जमीन और समंदर दोनों के लिए क्या खतरनाक असरात रखती है? कहते हैं अंटार्कटिका की सरजमीन पर सिर्फ 2 चीजें मौजूद हैं, खामोशी और सवालात। ऐसे सवालात जो बार बार जन्म लेते हैं कि आखिर ये जगह इतनी सर्द क्यों है, जबकि कभी यहाँ हरे भरे जंगल हुआ करते थे। नासा यहाँ बार बार क्यों आता है? और सबसे बड़ा राज ये है कि अगर ये एक बर्फानी सहरा है तो फिर यहाँ बगैर किसी वजाहत के इतनी ज्यादा यूएफओ साइट्स क्यों रिपोर्ट होती हैं? अंटार्कटिका को आखिर क्या खास बनाता है कि ये जमीन का सबसे खतरनाक खत्ता कहलाता है? क्योंकि यहाँ जाने वाले अक्सर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और इसके सेंटर तक कोई आसानी से क्यों नहीं पहुँच पाता। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के सबसे आखिरी बाब को पलटते हैं, बर्फानी सरार में दबे राजों का पर्दा उठाते हैं और झांकते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट वर्ल्ड में, जहां शायद वो सब कुछ छुपा है जिसे जानने के लिए इंसान सदियों से बेचैन है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है। हैरानकुन बात यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से अंटार्कटिका में क्रैक का ये सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ के अंदर छुपे ये क्रैक्स अब एक एक करके बेदार हो रहे हों, जिसने एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया है। असल कंसर्न सिर्फ अंटार्कटिका की बर्फ में क्रैक्स नहीं है, बल्कि इनके असरात हैं। अंटार्कटिका में तकरीबन दुनिया का 70% मीठा पानी बर्फ की सूरत में जमा है। जब ये बड़े ग्लेशियर टूटकर समंदर में गिरने लगते हैं तो सिर्फ बर्फ के पिघलने से ही नहीं, बल्कि बर्फानी चट्टानों के बहाव से भी ग्लोबल सी लेवल बढ़ता है। अगर हम सिर्फ एक मिसाल ले लें, जैसे थ्वाइट्स ग्लेशियर, जिसे बाज़ औकात डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, इसके मुकम्मल पिघलने से ही ग्लोबल सी लेवल तकरीबन 65 सेंटीमीटर बुलंद हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ग्लेशियर का पिघलना पूरी दुनिया के लिए क्या कयामत ढा सकता है। यानी ये सिर्फ एक मकामी मसला नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इमरजेंसी है, क्योंकि अगर अंटार्कटिका की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघलने लगी तो दुनिया के कई बड़े शहर बराह रास्त खतरे में आ जाएंगे। अंटार्कटिका में कई ममालिक ने अपने रिसर्च बेस बनाए हैं। अंटार्कटिका जैसे इंतहाई माहौल में रिसर्च बेस बनाना इतना आसान नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसके लिए साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हकीकत यह है कि इंसान की तवील तारीख में भी यहाँ पहली बार कदम रखे हुए सिर्फ 200 से 300 साल ही हुए हैं, और इस वक्त से लेकर आज तक ये एक आलमी चैलेंज और जद्दोजहद बन चुकी है। यहाँ का माहौल इतना सख्त है कि टेम्परेचर बाज़ औक़ात -80 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और ह्यूमिडिटी सिर्फ 1% तक रहती है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका को टेक्निकली एक सहरा समझा जाता है। यहाँ की ठंड और खुश्क फिजा इंसान की जिल्द को मिनटों में जमा सकती है, इसलिए यहाँ कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि वो जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते जो आर्कटिक में मिलते हैं, मसलन मोटी चर्बी वाले पोलर बियर। अंटार्कटिका की जमीन पर जिंदगी तकरीबन ना होने के बराबर है। सिर्फ पेंगुइन्स और सील्स जैसे जानदार मिलते हैं, और वो भी ज्यादातर समंदरी किनारों पर अपनी बका की जंग लड़ते हैं। इंसानों ने मुसलसल 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक साउथ पोल पर कदम रखने की कोशिश की, मगर ये सफर इतना मुश्किल था कि अक्सर लोग रास्ते में ही जान से हाथ धो बैठे या हमेशा के लिए गायब हो गए। इंटरेस्टिंग ये है कि अंटार्कटिका को इंसान ने सिर्फ पिछले तकरीबन 200 सालों में दरियाफ्त किया। इससे पहले तो दुनिया के नक्शे पर यह बर्रे आज़म मौजूद ही नहीं था। आज से तकरीबन 2000 साल पहले रस्तो और टॉलमी जैसे ग्रेट फिलोसफर्स ने एक हैरानकुन ख्याल पेश किया। इनके मुताबिक जमीन के एक्सट्रीम साउथ में कोई बड़ा नामालूम कॉन्टिनेंट मौजूद होना चाहिए। इनका कहना था कि नॉर्थ में जितने आइलैंड और लैंड मासेस हैं, इन्हें बैलेंस रखने के लिए साउथ में भी एक लार्ज लैंड मास होना लाजमी है। इसे टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यानी नामालूम जुनूबी जमीन का नाम दिया गया। सदियों तक यह सिर्फ नक्शों और अफसानों का मौजू रहा, लेकिन फिर वो वक्त आया जब समंदर के रास्तों पर निकलने वाले ब्रेव एक्सप्लोरर्स इसे हकीकत में ढूंढने पहुंचे। 1520 में पुर्तगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन अपनी नेवल एक्सपीडिशन के दौरान साउथ अमेरिका की टिप तक पहुंचा और एक वाटर वे दरियाफ्त किया, जो बाद में स्ट्रेट ऑफ मैगलन कहलाया। इसके सफर में आइसबर्ग इस बात का सबूत बने कि साउथ में कुछ अलग थलग और खतरनाक है। वक्त गुजरता गया और 1773 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक ने मजीद आगे बढ़ने का फैसला किया।
وہ ہسٹری میں پہلا انسان بنا جس نے انٹارکٹک سرکل کو پار کیا۔ کک انٹارکٹیکا کے انتہائی قریب ضرور پہنچا، مگر زمین اب بھی اس کی نظروں سے اوجھل رہی۔ ہر سمت برف کے بے انتہا سمندر اور بڑے بڑے برفانی پہاڑ کھڑے تھے۔ کئی دنوں کی جدوجہد کے بعد آخرکار کک کو واپس لوٹنا پڑا، لیکن انٹارکٹیکا اس کے لیے اب بھی ایک راز ہی رہا۔ 1820 میں ایک رشین ایکسپلورر فیبن گوٹلیب ون بلینکشاؤزن کی وجہ سے دنیا کو پہلی بار معلوم ہوا کہ برف کی اونچی چٹانوں کے پیچھے ایک پورا کانٹیننٹ چھپا ہے۔ یہ تھا انٹارکٹیکا، وہ براعظم جو سمندر سے تقریباً 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کیپٹن جیمز کک بھی اسے دیکھ نہ سکا، حتیٰ کہ آج بھی انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے اونچا براعظم مانا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اتنی بلندی پر پہنچے کیسے، جہاں نہ بوٹ کو لنگر انداز کرنے کی محفوظ جگہ تھی، نہ ہی ساحل پر اترنے کا کوئی راستہ۔ اگر کچھ تھا تو چاروں طرف برفانی دیواریں، خطرناک گلیشیئرز، طوفانی ہوائیں اور ہڈیوں کو جما دینے والی سردی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے بلینکشاؤزن کو یو ٹرن مار کر واپس لوٹنا پڑا۔ یوں انٹارکٹیکا کا چہرہ دنیا کو پہلی بار دکھائی تو دیا، لیکن اس کے اندر قدم رکھنے کا خواب ابھی بھی ادھورا رہا۔ پھر اگلے 50 سے 60 سالوں تک اس برفانی قلعے کی کھوج میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ جتنے بھی ایکسپلوررز اور کیپٹنز اپنی کشتیوں پر جانے کی کوشش کرتے، یا تو سمندر کے طوفانوں سے یا تو شدید ٹھنڈ اور بھوک کا شکار ہو کر واپس لوٹ آتے تھے۔ اس کٹھن ماحول نے ماضی کے ایڈونچرز کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ رابرٹ اسکاٹ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ ایک سفر میں ان کے حالت اتنے برے ہو گئے تھے کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے سلیڈ ڈاگ کو کھانا پڑا، لیکن اس ناکامی نے اسکاٹ کو حوصلہ شکن نہیں کیا۔ انٹارکٹیکا کی پراسراریت نے ان کی توجہ اس پر مرکوز کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ٹھان لی کہ اب کسی حال میں انٹارکٹیکا کی زمین پر قدم رکھیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انٹارکٹیکا کے سینٹر میں ساؤتھ پول پر بھی اپنے ملک کا جھنڈا لہرائیں گے۔ آخرکار 1911 میں اسکاٹ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ ساؤتھ پول پہنچ گئے، لیکن یہ لمحہ ان کے لیے خوشی کا نہ رہا، کیونکہ وہاں پہلے ہی ناروے کا فلیگ لگا ہوا تھا۔ ناروے کے مشہور ایکسپلورر رونلڈ ایمنڈسن اپنی ٹیم کے ساتھ اسکاٹ سے 1 مہینہ پہلے پہنچ کر دنیا کے پہلے شخص بن چکے تھے جنہوں نے ساؤتھ پول کو شدید طوفان مایوس اور تھکے ہوئے اسکاٹ اور ان کی ٹیم جب واپسی پر نکلی تو راستے میں ایک شدید برفانی طوفان میں پھنس گئے۔ وہ سب ایک ایک کر کے وہیں جم کر مر گئے۔ یہ سانحہ دنیا کو دکھا گیا کہ انٹارکٹیکا صرف برف کا صحرا نہیں بلکہ ایک بے رحم سرزمین بھی ہے۔ یہاں وہ تمام ایڈونچرز دفن ہیں جو کبھی واپس نہ جا سکے۔ رابرٹ اسکاٹ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ بی بی سی نے 2020 میں انٹارکٹیکا کو ایک فروزن گریو یارڈ کہا تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج بھی کئی لاشیں انٹارکٹیکا کے کریوسس اور گلیشیئرز میں دھسی ہوئی ہیں جو کبھی لوگوں کو ملی ہی نہیں۔ انفیکٹ کسی نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انٹارکٹیکا میں آج سب سے بڑا خطرہ برف میں پڑنے والی کریکس ہیں۔ یہ کریکس اچانک سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پورا برفانی حصہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اکتوبر 2016 میں ایسٹ انٹارکٹیکا کے برنڈ آئس شیلف میں ایک ایسی ہی خطرناک کریک بنی۔ اس دوران قریب ہی موجود ایک اور بڑا کریک کیزم 1 بھی تیزی سے پھیلنے لگا۔ دونوں مل کر ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہی تھیں برطانیہ کے جدید ترین ریسرچ بیس ہیلے 6 کو۔ یہ وہی بیس تھا جو خاص طور پر ان کریکس کی تحقیق کے لیے بنایا گیا تھا۔ سائنٹسٹ کے قدموں تلے زمین کھسک رہی تھی۔ ہیلے 6 ریسرچ بیس اب آگے بڑھتے ہوئے کریک کے درمیان پھنس گئی تھی۔ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی تھی اور یہیں پر انجینئرز کے اسمارٹ ڈیزائن نے کمال دکھایا۔ انہوں نے ریسرچ بیس کے موڈیولز کو خصوصی ٹریکٹر کی مدد سے صرف 13 ہفتوں میں 23 کلومیٹر اندر تک کھینچ لیا، اور یوں ہیلے 6 کو بچا لیا گیا۔ آخرکار 2023 میں وہی کریکس ایک بہت بڑے آئس برگ کی پیدائش کا سبب بنے۔ یہ ایونٹ سائنٹسٹ کے لیے ایک ویک اپ کال تھی، کیونکہ ایسی ہی کریکس اب ان جگہوں پر بھی پڑ رہی ہیں جو کبھی مستحکم سمجھی جاتی تھیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہر کریکس کو پہلے سے زیادہ گہرائی سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہاں اب جو بھی نئی کریک ظاہر ہوتی ہیں وہ صرف برف کا ٹوٹنا نہیں بلکہ ایک نئے خطرے کا پیغام بھی لاتی ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر کریکس کی اپنی ایک کہانی ہے۔ کچھ تو ایسے مقام پر بنتی ہیں جہاں پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انٹارکٹیکا اب خود اپنی ہسٹری کو بدل رہا ہے۔ 2002 میں لارسن بی آئس شیلف صرف 35 دنوں میں مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ پائن آئی لینڈ گلیشیئر میں تو کریکس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ہائی وے پر چلتی کار کے برابر تھی۔ چند گھنٹوں میں ہی 10 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ کچھ کریکس چین ری ایکشن کی طرح ایک دوسرے کو توڑنے لگتی ہیں۔ 2025 میں دنیا کا سب سے بڑا آئس برگ A23 انٹارکٹیکا سے ٹوٹ کر ساؤتھ جارجیا کی طرف بڑھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں لاکھوں پینگوئن اور سیل بستے ہیں۔ خوش قسمتی سے آئس برگ ان سے ٹکرا نہیں سکا اور راستہ بدل گیا۔
लेकिन ये वाकया याद दिलाता है कि जब अंटार्कटिका से बर्फ़ का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूटता है तो पूरी ज़मीन हिल जाती है, हत्ता कि ज़मीन की ग्रेविटी और रोटेशन तक में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इन क्रैक्स ने एक और दुनिया भी खोली है। जब बर्फ़ हटती है तो नीचे ऐसी हयात दिखाई देती है जो पहले कभी रोशनी में नहीं आई। पिंक कोरल्स, ग्लोसी ऑक्टोपस, घोस्ट फिश और फैंटम जेलीफिश जिसका बैल तकरीबन 5 फीट लंबा होता है। गोया जिंदगी अंधेरे और बर्फ़ के नीचे भी अपना रास्ता निकाल लेती है। अंटार्कटिका में चलना फिरना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि शिप्स और एयरप्लेन्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। कमर्शियल एयरलाइंस यहाँ से बिल्कुल परवाज़ नहीं करती, सिर्फ रिसर्च या सामान पहुँचाने वाली स्पेशल फ़्लाइट्स ही यहाँ आती हैं। वजह है डेंस फॉग, अचानक बदलता मौसम, तेज़ हवाएं, नेविगेशन में ख़राबी और एमरजेंसी के वक्त कोई एयरपोर्ट या रीफ्यूलिंग स्टेशन ना होना। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जगह इतनी ख़तरनाक है तो आज इतने टूरिस्ट यहाँ कैसे आते हैं? जवाब है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की। 1990 में हर साल सिर्फ 5,000 लोग अंटार्कटिका जाते थे, लेकिन आज ये तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। अलबत्ता ये सफ़र सिर्फ नवंबर से मार्च तक ही मुमकिन है, जब टेम्परेचर कुछ कम होता है और दिन के 24 घंटे सूरज चमकता रहता है। बाकी पूरा साल यहाँ सख्त सर्दी, बर्फानी तूफान और 6 माह लंबी रात होती है। मौसम गर्मा में यहाँ रिसर्च स्टेशन में जिंदगी आबाद हो जाती है। सबसे बड़ा स्टेशन है मैकमर्डो, जहाँ 1000 तक लोग काम करते हैं। यहाँ ATM, दुकानें, हॉस्पिटल, लेबॉर्ट्रियाँ, जिम और हत्ता के वेस्ट रिसाइकिल का इंतजाम भी मौजूद है, क्योंकि सप्लाई सिर्फ साल में एक बार आती है। जो वेस्ट दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होता वो शिप के जरिए वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। अंटार्कटिका में इंटरनेट भी महदूद है, दिन के सिर्फ चंद घंटे सैटेलाइट सिग्नल्स मिलते हैं, बस इतना कि साइंटिस्ट ईमेल और रिसर्च डेटा भेज सकें। यहाँ फिल्म देखने या सोशल मीडिया चलाने का तस्वुर नहीं है। एनर्जी के लिए यहाँ एक छोटा न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया गया था, लेकिन कुछ ही साल बाद इसमें लीक्स का खतरा सामने आया। अब तमाम बिजली सिर्फ डीजल और जनरेटर से पैदा की जाती है। अंटार्कटिका रहने के लिए नहीं बल्कि रिसर्च के लिए कीमती है। ये वर्ल्ड वेदर्स और सी लेवल पर असरअंदाज हो रहा है। इसकी बर्फ के नीचे माजी के राज भी छुपे हैं। यहाँ मौजूद साउथ पोल टेलीस्कोप ने 2019 में ब्लैक होल की पहली तस्वीर दिखाई थी, और इसी यूनिक एनवायरनमेंट की वजह से साइंटिस्ट कायनात के बड़े सवालात, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और बिग बैंग के जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक साइंटिफिक फैक्ट भी है। अंटार्कटिका के नीचे पुरानी बर्फ में लाखों साल पुराने वायरस दफन है। अगर ये पिघल गए तो नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ ना ड्रिलिंग की जा सकती है, ना माइनिंग और ना ही मिलिट्री एक्टिविटी। सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की परमिशन है। हत्ता कि टूरिस्ट पर भी सख्त पाबंदियां हैं। इनके जूते, कपड़े तक डिसइंफेक्टेड किए जाते हैं ताकि कोई बैरूनी बीमारी यहाँ के जानदारों तक ना पहुँचे। फिर भी कुछ बीमारियां आ चुकी हैं, जैसे परिंदों में फैलने वाला फ्लू, जिसने पेंगुइन्स और सील्स को मुतासिर किया। एक्सपर्ट इसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं। एक गलती पूरी दुनिया के माहौल को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे अहम बात, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के किस शहर या मुल्क से हमें देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बताता है कि हमारी मेहनत किन किन दिलों तक पहुंच रही है।